नमस्कार मित्रों, चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व एक क्रमबद्ध निवेदन है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आपके द्वारा किया गया यह कार्य हमारे लिए एक आशीर्वाद का काम करेगा। तो मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस मुलाकात में प्लेटो की शिक्षा योजना की विशेषता पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे या विशेषता के संबंध में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पीछे मुलाकात में प्लेटो की शिक्षा योजना और उसके पाठ्यक्रम पर हमने चर्चा आपके साथ करी थी। प्लेटो कहता है कि शिक्षा मानसिक रोगों को दूर करने का उपचार। शिक्षा समरसता सिखाती है, शिक्षा व्यक्ति को व्यावहारिक बनाती है, शिक्षा व्यक्ति को कुशल बनाती है और शिक्षा व्यक्ति को शासन करने योग्य बनाती है और शिक्षा राज्य की सेवा करने लायक बनाती है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति का ज्ञान का विकास नहीं हो पाएगा या इन बातों का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए प्लेटो कहता है कि शिक्षा जो है वह उपचार है जिसके द्वारा मानसिक व्याधियों को दूर किया जा सकता है। गुण न रहने के अभाव में, ज्ञान न रहने के अभाव में व्यक्ति का विकास, मानसिक विकास नहीं हो पाता है और तरह तरह के कुप्रथाओं से व्यक्ति प्रेरित रहते हैं, सामाजिक भेदभाव से प्रेरित रहते हैं। तो इस प्रकार के रोगों को दूर किया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से। तो इसलिए प्लेटो ने कहा कि शिक्षा वह उपचार है जिससे मानसिक रोगों को दूर किया जा सकता है। और प्लेटो की शिक्षा योजना राज द्वारा नियंत्रित। जब प्लेटो का ज्ञान का विकास हो रहा था या उसके बौद्धिक का विकास हो रहा था एथेंस में, तो उस समय शिक्षा जो है एक परिवार का व्यवसाय हो गया था और अनेकों परिवार द्वारा यह कार्य किया जा रहा था और हर परिवार का शिक्षा का अलग अलग मापदंड, अलग अलग पाठ्यक्रम, अलग अलग मान्यताएं, शिक्षा देने की अलग अलग पद्धति थी। इसीलिए प्लेटो ने शिक्षा को या शिक्षा में एक रूपता लाने के लिए, पाठ्यक्रम में एक रूपता लाने के लिए, शिक्षा राज्य की सेवा के लिए हो, शिक्षा समाज की सेवा के लिए हो, ऐसी व्यवस्था के लिए प्लेटो ने कहा कि शिक्षा राज नियंत्रित होनी चाहिए और आदर्श राज्य के विकास में और आदर्श राज्य के दार्शनिक शासक को बनाने में यह राज नियंत्रित शिक्षा बहुत मदद करेगी, ऐसी बात वह करता है।
प्लेटो की शिक्षा योजना आने से पहले एथेंस में केवल पुरुषों को ही शिक्षा दी जाती थी। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण केवल पुरुषों को ही शिक्षा दी जाती थी। इस कुव्यवस्था को दूर करने के लिए प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में प्लेटो ने यह निश्चित किया कि स्त्री पुरुष के लिए राज्य द्वारा समान शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, कि स्त्रियां भी मानसिक शक्ति के आधार पर पुरुषों से किसी प्रकार से भिन्न नहीं होती। वही कार्य क्षमता उनमें व्याप्त होती है जितनी कार्य क्षमता पुरुषों में व्याप्त होती है। तो राज्य कार्य में स्त्रियां भी पुरुष के समान कार्य कर सकती हैं, या राज्य के कार्य के संबंध में पुरुष के समान स्त्रियां भी योगदान दे सकती हैं शिक्षित होकर के। इस तरह की मान्यता प्लेटो की थी। तो वहीं से एक स्त्री शिक्षा का आरंभ इतिहास की दृष्टि से माना जाए तो हो गया। यानी कि इस क्षेत्र में प्लेटो ने प्रथम बार आवाज उठाई। और प्लेटो कहता है कि जो समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, या 3 वर्गों के आधार पर न्याय की कल्पना की गई है कि सब लोग अपने अपने कार्य करें। समाज में जिस प्रकार प्लेटो ने वर्ग विभाजन किया 3 वर्गों में, उसी के आधार पर तो शिक्षा जो है एक यह माध्यम हुआ कि इस वर्ग को, यानी कि उत्पादक वर्ग को छोड़ करके सैन्य और प्रशासक वर्ग को शिक्षा देने का जो कार्य किया, तो कहता है कि ये जो प्लेटो ने न्याय की व्यवस्था की, और न्याय की व्यवस्था ने शिक्षा सिद्धांत को प्रतिपादित करने में एक प्रकार से मदद प्रदान किया है। या शिक्षा भी वर्ग विभेद जो 3 प्रकार से प्लेटो ने स्थापित किया, उसको लागू करने में शिक्षा सिद्धांत भी मदद करता है। एक बार और मैं इस पर चर्चा करूं। प्लेटो ने, क्योंकि वो चर्चा स्पष्ट नहीं हो पाई, प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया, समाज को 3 वर्गों में विभाजित करने का, और कहा कि यह 3 वर्गों में विभाजित समाज या राज्य, जैसे उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और संरक्षक वर्ग या प्रशासक वर्ग या शासक वर्ग जिसे कहते हैं, ये इनसे संबंधित लोग अपने अपने कार्य करने लगे, यही एक न्याय है। और और इस प्रकार से प्लेटो ने, या इसी के अनुरूप प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसमें
सैनिक व प्रशासक वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है। किस प्रकार सेना की शिक्षा होनी चाहिए, माने कई वर्ष तक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करेगा तो सैन्य कार्य में कुशल हो पाएगा, कितने समय तक शिक्षा प्राप्त करेगा तो व्यक्ति एक कुशल प्रशासक बनेगा। तो इस प्रकार से अब यह जो है मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की है। पहले जो मैंने बात करी थी वो थोड़ी स्पष्ट नहीं हो पाई थी। और प्लेटो की शिक्षा में प्राविधिक और व्यवसाय शिक्षा का अभाव है। जिस प्रकार वर्तमान काल में औद्योगिक शिक्षा दी जाती है कार्यकुशलता के लिए, तकनीकी शिक्षा दी जाती है, इस प्रकार की शिक्षा प्लेटो की शिक्षा योजना में नहीं थी और ना ही व्यावसायिक शिक्षा थी कि व्यवसाय कैसे होना चाहिए। माने कुल मिलाकर व्यावसायिक शिक्षा का अभाव था जो वर्तमान काल में छात्रों को दी जाती है। और प्लेटो की शिक्षा योजना छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। किस प्रकार से शैशवा काल में शिक्षा होनी चाहिए, माने जन्म से 6 वर्ष के दौरान किस प्रकार बालकों की शिक्षा होनी चाहिए, किस प्रकार उन्हें बुराई से दूर रखा जाए, किस प्रकार उन्हें गलत साहित्य से दूर रखा जाए, किस प्रकार से धर्म के प्रति उनके मस्तिष्क में अनुराग उत्पन्न किया जाए, किस प्रकार सत्य की शिक्षा दी जाए, इस तरह की बात करता है। और 12 से 18 वर्ष की शिक्षा में शारीरिक शिक्षा माने व्यायाम संबंधी, जिसमें शारीरिक शिक्षा ही नहीं भोजन कैसे करें, औषधि का ज्ञान, नम्रता की शिक्षा, सहिष्णुता की शिक्षा, हमें किस प्रकार लोगों से मैंने नहीं कहा उस समय छात्रों के लिए, जहाँ हमने हमें कहा है वो गलत है। मैंने छात्रों को किस प्रकार समाज में व्यवहार करना चाहिए, इस तरह की शिक्षा। और संगीत की शिक्षा, संगीत में साहित्यों का अध्ययन, कला का विकास। और 18 से 20 वर्ष में सैन्य शिक्षा, आत्मनियंत्रण कैसे किया जाए उसकी शिक्षा। और 20 से 30 वर्ष के बीच विभिन्न विषयों का ज्ञान, अब जैसे ज्यामितीय, ज्योतिष शास्त्र, दर्शन शास्त्र और गणित की शिक्षा का ज्ञान। और 30 से 35 वर्ष के बीच द्वंद्वात्मक सिद्धांत का ज्ञान, द्वंद्वात्मक सिद्धांत क्या है उसका ज्ञान। और 35 से 50 के बीच एक प्रशासक बनने के लिए, एक अच्छे प्रशासक बनने के लिए, व्यावहारिक ज्ञान लेने के लिए समाज में भ्रमण करना, समाज में क्या कमी है उसका ज्ञान लेने के लिए भ्रमण करना, इस प्रकार की बात प्लेटो करता है। तो इस प्रकार से कहा जाएगा कि प्लेटो ने जो शिक्षा का सिद्धांत दिया, इससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास
करने का एक योजना तैयार की जाती है, यानी कि यह निश्चित किया जाता है कि इस सिद्धांत से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है। और प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को कई स्तरों में विभाजित कर देता है, माने एक प्रकार से विशेषीकरण करता है। प्राथमिक शिक्षा को उसने 2 भागों में विभाजित कर दिया, 3 भागों में। शिशु के लिए किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, 6 से 12 जन्म से 6 वर्ष के बीच किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, 12 से 18 वर्ष की 12 से 18 वर्ष के बीच किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, 18 से 20 वर्ष के बीच किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, और 20 से 30 वर्ष के बीच किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, 30 से 35 वर्ष के बीच किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, और 35 से 50 वर्ष के बीच किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। तो इस आधार पर प्लेटो ने शिक्षा का विशेषीकरण किया है। और कुछ विद्वानों ने या उन प्लेटो के आलोचकों ने प्लेटो की शिक्षा योजना का, यानी प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचना करी है। उसकी चर्चा मैं आगे बढ़ा रहा हूं मित्रों। कार्ल पॉपर व अन्य विचारकों ने प्लेटो की शिक्षा योजना को अप्रजातांत्रिक माना है। वह इसलिए मित्रों कि प्लेटो की शिक्षा योजना केवल 2 वर्गों के लिए है। जिस प्रकार प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग, केवल सैनिक और शासक वर्ग के लिए ही शिक्षा की व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार आधुनिक विचारकों का मानना है कि प्लेटो की जो शिक्षा योजना है अप्रजातांत्रिक है, वह समानता का विरोध करता है, विशिष्ट वर्ग के लिए है और उत्पादक वर्ग को दूर रखता है। इस प्रकार से प्लेटो की शिक्षा योजना अप्रजातांत्रिक है। और प्लेटो अपनी शिक्षा योजना से उत्पादक वर्ग को दूर करता है। उत्पादक वर्ग बहुत ही बड़ा उस समय था और आधुनिक समाज में भी। तो इन वर्गों को, यानी इस वर्ग को जो उत्पादन का कार्य करता है, कृषक हैं, शिल्पी हैं या अन्य कार्य करने वाले, उत्पादक कार्य करने वाले लोग हैं, उनको शिक्षा से दूर रखा था। तो इस प्रकार से प्लेटो की शिक्षा योजना ऐसी काल्पनिक व्यवस्था है जो समाज में भेद उत्पन्न करता है। और प्लेटो की शिक्षा योजना व्यवहारिक कम सैद्धांतिक ज्यादा है। जिस प्रकार दार्शनिक राजा के संबंध में सिद्धांत दिया,
जिस प्रकार आदर्श राज्य के संबंध में सिद्धांत दिया, जिस प्रकार साम्यवाद का सिद्धांत प्लेटो ने निर्मित किया, जिस प्रकार शिक्षा का सिद्धांत निर्मित किया, इस आधार पर विद्वानों का कहना है कि प्लेटो का सिद्धांत सैद्धांतिक है, व्यवहारिक नहीं है। क्योंकि इस प्रकार का सिद्धांत धरातल पर लागू नहीं किया जा सकता। अगर किया जाए तो समाज में भेद उत्पन्न होगा, समाज में असमानता आएगी। इस प्रकार की बात आधुनिक विचारक कहते हैं। और प्लेटो ने, कार्ल पोपर ने प्लेटो के शिक्षा योजना का विरोध करते हुए, आलोचना करते हुए कहा है कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को प्रशासक वर्ग से जोड़ करके एक प्रकार का भ्रष्टाचार उत्पन्न करने की कोशिश की, यानी कि शिक्षा को भ्रष्ट करने की कोशिश की है। इस प्रकार की बात कार्ल पोपर कहते हैं। जाहिर सी बात है, सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तो समाज में असमानता तो अवश्य उत्पन्न होगी। जिस समाज में कुछ ही वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, तो ऐसे व्यक्ति राज्य के समस्त साधन पर अपना अधिकार जता लेते हैं और उन वर्ग पिछड़ जाते हैं जिन्हें शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार से समाज में एक प्रकार का भेद उत्पन्न होता है। और आलोचकों का कहना है कि प्लेटो ने शिक्षा योजना पर राज्य का नियंत्रण लगाता है। वह इस बात में आलोचना है एक प्रकार से कि जिस प्रकार शिक्षा में दो ही वर्ग को, माने जिस प्रकार शिक्षा सिद्धांत में दो ही वर्ग को शिक्षा देने की बात कही गई है, तो इस प्रकार से शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण होता है। तो जिन्हें शिक्षा की प्राप्ति नहीं होगी उन्हें समाज में उचित भागीदारी करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। तो इस आधार पर राज नियंत्रित शिक्षा का विरोध किया है। और विद्वानों का मानना है कि राज नियंत्रित शिक्षा होने से व्यक्तिगत विचार का अंत हो जाता है, माने व्यक्तिगत विचार का अधिकार का अंत हो जाता है। आज के समय में जो साम्यवादी राज्य हैं, उन राज्यों में राज्य का शिक्षा पर अधिकार या नियंत्रण होने के कारण व्यक्ति का विचार स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो गया है। और किन्हीं कारणों से उन राज्यों की जनता ने विरोध करने की कोशिश की है, तो उनका दमन करने का कार्य किया गया है। इस आधार पर राज नियंत्रित शिक्षा का विद्वानों ने आलोचना की है।
और इस प्रकार से प्लेटो की शिक्षा योजना व्यक्तिगत विचार स्वतंत्रता पर रोक लगाती है, क्योंकि प्लेटो ने कहा था कि राज्य के हित के सामने व्यक्तिगत हित का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था प्लेटो ने करी और इस आधार पर या ऐसी व्यवस्था होने के कारण व्यक्ति का विचार स्वतंत्रता का अधिकार का अंत हो गया। यही निश्चित कर दिया गया कि राज्य के हित के सामने व्यक्ति का कोई हित नहीं है। इस आधार पर विद्वानों ने प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचना करी है। मित्रों, आलोचना भी अपनी जगह पर उचित हो सकती है, किंतु शिक्षा सिद्धांत के आधार पर प्लेटो ने जो बात कही है वह आज के समय में प्रासंगिक है। किस प्रकार शिशुओं को शिक्षा दी जाए, किस प्रकार अश्लील साहित्य को शिशुओं से दूर रखा जाए, वो आज के समय में जो शिक्षा शास्त्री हैं इसी प्रकार की बातें करती हैं। आज के समय में जो शिक्षा शास्त्री हैं उनका मानना है कि बालकों को उचित वातावरण देना चाहिए जिससे बालकों का पूर्ण विकास हो सके। और जिस प्रकार 12 से 18 वर्ष के बीच शारीरिक शिक्षा, लोगों से किस प्रकार बात की जाए, समरसता की शिक्षा, लोगों को जोड़ने की शिक्षा, भोजन किस प्रकार करना चाहिए, यह भी आज के समय में अत्यंत उपयोगी है। संगीत किस प्रकार से मानसिक वृद्धि करने का कार्य करता है, मानसिक विकास करने का कार्य करता है, वह भी आज के समय में उपयोगी है। सैन्य शिक्षा के तहत सैनिकों की शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए, आचरण पर किस प्रकार नियंत्रण होना चाहिए, यह भी आज के समय में उपयोगी है। राज्य के प्रशासक कैसे हों, किस प्रकार जन सेवा करनी चाहिए, यह भी शिक्षा आज के लिए उपयोगी है। द्वंद्वात्मक सिद्धांत का निर्माण, किस प्रकार चर्चा परिचर्चा द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए, यह भी सिद्धांत आज के लिए उपयोगी है। 35 से 50 वर्ष के बीच जो एक अनुभव लेने की बात करता है, यह भी आज के लिए आज के समय में उपयोगी है। मित्रों, आज की चर्चा में यहीं पर समाप्त करता हूं। आगे की चर्चा हम आगे के किसी विषय पर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।